वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स। अब तक हमने असेंबली लैंग्वेज में कोड सेगमेंट में रजिस्टर के अंदर वैल्यू भेज के प्रिंट करवा रहे थे। इसके बाद आता है वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स। वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स को कैसे डिफाइन करते हैं? Where to initialize वेरिएबल इन प्रोग्राम। वेरिएबल कहाँ डिफाइन करते हैं? तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर से समझते हैं। ये हो गया प्रोग्राम स्ट्रक्चर। डॉजेक जो है वो सेगमेंट मैनेजमेंट के लिए, अगर कोई सेगमेंट अब गलती से आगे पीछे लिख दे वो सेगमेंट को ऑटोमेटिक मैनेज कर देता है। और मॉडल स्मॉल हम यूज़ करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, प्रोग्राम का मेमोरी कितना होगा डेटा का और कोड का। और स्टैक मैनेजमेंट के लिए हम 100H लिखते हैं। अगर स्टैक यूज़ नहीं करते तो भी ये प्रोग्राम का पार्ट है, इसीलिए लिखना पड़ता है। उसके बाद आता है डॉट डेटा। डॉट डेटा अभी तक हमने यूज़ नहीं किए हैं। ये डॉट डेटा के बाद आता है डॉट कोड। ये डॉट डेटा और डॉट कोड के अंदर बीच में जो स्पेस है वहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है। ये वाला जो स्पेस है, तो वेरिएबल डिफाइन इन डॉट डेटा डायरेक्टिव। ये जो स्पेस है डॉट डेटा के बाद डॉट डेटा का जो पार्ट आता है वो यहाँ पे डिफाइन करना होता है। अभी क्वेश्चन आता है हाउ टू इनिशियलाइज वेरिएबल। वेरिएबल को कैसे इनिशियलाइज करते हैं? C# में, C++ में, जावा में जब आप लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वहाँ पे पहले क्या होता है? वेरिएबल टाइप, डेटा टाइप आता है, उसके बाद नेम आता है, उसके बाद वैल्यू आता है। तो यहाँ पे भी वैसा ही है, लेकिन इससे यहाँ पे थोड़ा चेंजेस है। पहले वेरिएबल नेम आता है। वेरिएबल नेम पहले लिखना होता है, उसके बाद डेटा साइज, डेटा टाइप जो आप लोग समझते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में डेटा टाइप, वो एक्चुअली क्या है? डेटा साइज़ है कि डेटा कितना साइज़ का होगा, 1 बाइट, 2 बाइट, 8 बिट्स, 16 बिट्स। तो एक्चुअली वो असेंबली लैंग्वेज में डेटा साइज़ होता है। इसीलिए यहाँ पे पहले वेरिएबल नेम, उसके बाद डेटा साइज़ और उसके बाद वैल्यू। वैल्यू जो होता है वो इनिशियलाइज़र कहलाता है और डेटा साइज़ जो है वो इनिशियलाइज़र डायरेक्टिव कहते हैं। तो ये होता है वेरिएबल डिफाइन करने का तरीका। तो वेरिएबल कैसे डिफाइन करना होता है? वेरिएबल डिक्लेरेशन का कुछ रूल्स है। एक रूल्स है डोंट यूज रिजर्व कीवर्ड एज वेरिएबल नेम। जैसे कि कुछ कीवर्ड रिजर्व होता है असेंबली लैंग्वेज में, या सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ कीवर्ड रिजर्व होता है, वो सब कीवर्ड आप नहीं दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे AL, BL, CL, DL जो रजिस्टर का नाम है असेंबली लैंग्वेज में, टोटल 14 रजिस्टर है। कोई भी रजिस्टर का नाम से अगर वेरिएबल का नाम देते हैं तो वो नहीं चलेगा, नॉट एक्सेप्टेबल है। और कोई फंक्शन जैसा सब्सट्रैक्शन, एडिशन, सब, ऐड, डिव, मल्ट, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, पुश, पॉप, ये जब फंक्शन है, बहुत तरह का फंक्शन है, कोई भी फंक्शन का नाम अगर एज ए वेरिएबल नेम यूज़ करते हैं तो नॉट एक्सेप्टेबल है। तो डोंट यूज़ रिजर्व कीवर्ड एज ए वेरिएबल नेम।
तो यहाँ पे मैं var1 डाला, ये एक्सेप्टेबल है, ये कोई कीवर्ड रिजर्व नहीं है, ये एक्सेप्टेबल है। उसके बाद क्या होता है, डेटा साइज़। डेटा साइज़ असेंबली लैंग्वेज में डेटा साइज़ एक्चुअली क्या है, इनिशियलाइज़र डायरेक्टिव। तो असेंबली लैंग्वेज में इनिशियलाइज़र डायरेक्टिव बहुत तरह का होता है, जैसे कि डीबी का मतलब डिफाइंड बाइट्स, ये 1 बाइट और 8 बिट के डेटा साइज़ होता है। उसके बाद आता है DW का मतलब डिफाइंड वर्ड, 2 बाइट 16 बिट्स। DD डिफाइंड डबल वर्ड, 4 बाइट 32 बिट। DQ डिफाइन क्वाड वर्ड, 8 बाइट्स 64 बिट्स। DT डिफाइन 10 बाइट्स 80 बिट्स। इतनी तरह का इनिशियलाइज़र डायरेक्टिव। तो यहाँ पे हम DB यूज़ करेंगे, 1 बाइट 8 बिट्स। उसके बाद वैल्यू दे देंगे, जैसे 49 क्या है, एक ASCII कैरेक्टर है। 49 देने का मतलब प्रोग्रामिंग में जाएगा 1। इस तरह वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद var1 और डेटा साइज DB। और अगर वैल्यू देना नहीं चाहते हैं, बाद में प्रोग्राम में डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो क्वेश्चन मार्क से आप छोड़ दीजिए। var1 डाला, डेटा साइज DB डाला। और अगर कोई ASCII कैरेक्टर आपको याद नहीं, किसी नंबर या किसी लेटर का ASCII कैरेक्टर आपको याद नहीं, तो सिंगल कोटेशन के अंदर वो वर्ड लिखने से, वेरिएबल में वो वर्ड लिखने से वो चला जाएगा, ये एक्सेप्टेबल है। नहीं, इसके बाद आता है लेटर के लिए। लेटर का कोई अगर ASCII कैरेक्टर आपको याद नहीं, तो सिंगल कोटेशन के अंदर ऐसे आप लेटर लिख सकते हैं। इसके बाद कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब स्ट्रिंग के लिए कैसे आप लिखेंगे, सिंगल कोटेशन के अंदर स्ट्रिंग, उसके बाद डॉलर, ऐसा करके आप लिखना होगा। जैसे कि नंबर स्ट्रिंग का हो गया, वैसे ही लेटर का स्ट्रिंग अगर है तो ऐसे लिख सकते हैं, सिंगल कोटेशन के अंदर पूरा वर्ड, उसके बाद एक डॉलर। तो ऐसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो हमने एक चीज़ नोटिस किया, तो वेरिएबल डिक्लेरेशन का दूसरा रूल क्या हो गया, स्पेस बिटवीन वेरिएबल नेम, डेटा साइज एंड वैल्यू। ये जो वेरिएबल नेम है, उसके बाद डेटा साइज है और उसके बाद वैल्यू है, इसके बीच में एक स्पेस डालना होगा। वेरिएबल var1 के बाद एक स्पेस, उसके बाद DB, उसके बाद एक स्पेस, उसके बाद वैल्यू। स्पेस बिटवीन वेरिएबल नेम, डेटा साइज एंड वैल्यू। और तीसरा रूल क्या हो गया, यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हैं कि जब हम कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर देते हैं, मतलब स्ट्रिंग देते हैं, उसके तो स्ट्रिंग में लास्ट में डॉलर आ रहा है, सिंगल कोट के अंदर डॉलर आ रहा है। तो ये डॉलर क्या है, कोई कैरेक्टर, कोई स्ट्रिंग अगर भेजते हैं तो प्रोग्राम को कैसे समझ में आएगा कि ये स्ट्रिंग ख़त्म कहाँ पे होगा। तो इसीलिए यहाँ पे लास्ट में डॉलर यूज़ होता है। डॉलर मीन करता है, डॉलर यूज़ होता है, डॉलर मस्ट बी यूज ऑफ स्ट्रिंग, दिस इज़ ए टर्मिनेटर ऑफ स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग का टर्मिनेटर है, जहाँ पे स्ट्रिंग ख़त्म होगा वहाँ पे डॉलर आपको देना होगा। तो ऐसे आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। हमने सीखा वेरिएबल कहाँ डिक्लेयर होता है,
डॉट डेटा सेगमेंट डॉट डेटा डायरेक्टिव में वेरिएबल डिक्लेयर होता है, कैसे होता है उसको भी जाना। और वेरिएबल डिक्लेरेशन को कुछ 3 रूल्स है इम्पोर्टेंट, वो रूल्स हमने जाना कि एक रूल्स है डोंट यूज़ रिजर्व्ड कीवर्ड, और दूसरा रूल्स है स्पेस बिटवीन वेरिएबल नेम डेटा साइज एंड वैल्यू, और तीसरा रूल है अगर स्ट्रिंग अगर यूज़ करते हैं तो उसके लास्ट में डॉलर देना होगा। तो चलिए इसको हम प्रोग्रामिंग करके समझते हैं। तो यहाँ पे ऑफसेट एंड एलई है। जब हम प्रोग्राम करेंगे, यहाँ पे प्रोग्राम स्ट्रक्चर में समझेंगे कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है और कैसे उसको एक्सेस करना होता है, तो वहाँ पे ऑफसेट एंड एलई जो है वो अच्छी तरह समझ लेंगे। तो पहले प्रोग्राम स्ट्रक्चर, ये हो गया हम लोगों का प्रोग्राम स्ट्रक्चर, डॉजेक डॉट मॉडल डॉट स्टैक डॉट डेटा डॉट कोड, उसके बाद मेन प्रॉक शुरू, मेन प्रॉक प्रोसीड्यूर ख़त्म और कोड ख़त्म। तो यहाँ पे हमने अभी जो हम समझा वेरिएबल डिक्लेयर करना सीखा। ऐसे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया var1 dv और सिंगल कोट के अंदर 1 डाल दिया, और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया var2 और dv और इसमें क्वेश्चन मार्क डाल दिया। इसको बाद में हम इनिशियलाइज करके बताएंगे इसको कैसे एक्सेस करना होता है। और वेरिएबल 3 हमने डिक्लेयर किया जहाँ पे एक स्ट्रिंग लिया। अभी इन तीनों वेरिएबल को कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं ये मैं यहाँ पे समझाऊंगा। तो डेटा पार्ट में हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, रैम में समझते हैं, डेटा में हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। अभी कोड में हम लोगों को इंस्ट्रक्शन डिफाइन करना है। तो इंस्ट्रक्शन डिफाइन करने के टाइम में डेटा में जो वेरिएबल डिक्लेयर किया उसको कैसे हम यहाँ पे डेटा से कैसे हम कोड पे यूज़ करते हैं वो हम लोगों को सीखना है यहाँ पे। तो जैसे कि हमने बताया, पहले बता चुका हूँ कि इनपुट और आउटपुट के लिए हम लोगों को एक्यूमुलेटर रजिस्टर यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे भी सेम इनपुट के लिए एक्यूमुलेटर रजिस्टर यूज़ होगा। जैसे कि var1 को हमने अभी यूज़ करना होगा, तो इसके लिए हम लोगों का सिंटैक्स होगा मूव ax, @data। मतलब डेटा का यहाँ पे डेटा पार्ट में हम जो वेरिएबल डिक्लेयर किया, जो वेरिएबल डिक्लेयर किया उसका एक एड्रेस चाहिए। एक्यूमुलेटर रजिस्टर में उसका एक एड्रेस चाहिए। तो @data से हम डेटा पार्ट का एड्रेस यहाँ पे डिफाइन कर दिया। डेटा पार्ट का एड्रेस हमने डिफाइन कर दिया। अभी ये क्या होता है, मूव मेमोरी लोकेशन ऑफ डेटा डायरेक्टिव इनटू AX रजिस्टर 16 बिट रजिस्टर। ये 16 बिट रजिस्टर ही आपको यूज़ करना होगा। यहाँ पे डेटा पार्ट का मेमोरी लोकेशन को डिफाइन कर दिया। अभी यहाँ पे एड्रेस आ गया, डेटा पार्ट का हर वेरिएबल का एड्रेस आ गया। तो हर वेरिएबल का एड्रेस नहीं है, डेटा पार्ट का एड्रेस आ गया। अभी हम लोगों को अगर वेरिएबल 3 यूज़ करना होगा तो पहले डेटा में जाना होगा, उसके बाद यहाँ पे जाना होगा, उसके बाद यहाँ पे जाना होगा, उसके बाद यहाँ पे जाना होगा। तो ये सही प्रोसेस नहीं है, इसका एक सही प्रोसेस होगा। अब एड्रेस आ गया तो कहीं से भी आपको वेरिएबल एक्सेस एकदम सिंप्लीफाई करना होगा। तो इसके लिए हम लोगों को चाहिए एक हीप मेमोरी जहाँ से पूरा डेटा पार्ट का एड्रेस, डेटा पार्ट का पूरा एक्सेस हीप मेमोरी में स्टोर होगा, जहाँ से हम कहीं भी किसी भी डेटा पार्ट का किसी भी वेरिएबल को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं।
तो उसके लिए हम लोगों को एक हीप मेमोरी चाहिए। तो इसके बाद वाला जो सिंटैक्स है वो है मूव डी एस कॉमा ए एक्स। डी एक्स, ये डी एस जो रजिस्टर है उसमें हम ए एक्स रजिस्टर को डी एक्स रजिस्टर में मूव कर दिया। डी एक्स रजिस्टर में अभी एक हीप मेमोरी रेडी हो गया। ये जो कमेंट डाला इसका मतलब है मूव डेटा एड्रेस टू डी एस सो दैट डेटा सेगमेंट गेट्स इनिशियलाइज एज हीप मेमोरी टू एक्सेस वेरिएबल फास्ट। ये हीप मेमोरी एक फास्ट मेमोरी होता है जहाँ से हम डेटा पार्ट का किसी भी वेरिएबल को क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। तो डेटा पार्ट का एक्सेस का प्रॉब्लम सॉल्व, अभी किसी भी डेटा को क्विकली हम एक्सेस कर सकते हैं। अभी हम वेरिएबल 1 जो 1 डिक्लेयर किया है उसको हम एक्सेस करेंगे। उसको कैसे एक्सेस करेंगे? उसको अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो हम लोगों को लिखना होगा मूव डी एल var1, डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगा इससे। मूव डी एल जो डेटा रजिस्टर है उसमें वैल्यू डालने के बाद हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, हम सभी जानते हैं। अभी प्रिंट करने के लिए हम लोगों को क्या क्या कमेंट डालना पड़ता है। और एक चीज़ यहाँ पे बताना ज़रूरी है, यहाँ पे DL और var1 डाला, हम ऐसे नहीं लिखा DX और var1, ऐसा नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे हम DB यूज़ किए हैं। DB जो है वो 8 बिट है, तो var1 हो गया 8 बिट और DX जो है वो 16 बिट। तो सिंटैक्स और प्रोग्राम स्ट्रक्चर के बारे में जब बताए थे तो हम बोले थे कि रजिस्टर और ऑपरेंट मस्ट बी सेम साइज। तो यहाँ पे साइज मिसमैच हो रहा है, मतलब टाइप मिसमैच हो रहा है, तो ये नहीं चलेगा। इसीलिए हम यहाँ पे DL लिखा, DX के बजाय DL लिखा। तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे DB के जगह DW होता तो यहाँ पे DX हम लिख सकते थे। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसके बाद प्रिंट करने के लिए हम लोगों को अकोमोडेटर रजिस्टर में 2 भेजना पड़ता है और इंटरप्ट कॉल करना पड़ता है। तो वेरिएबल 1 हम लोगों का प्रिंट हो गया। अभी वेरिएबल 2 जो है उसको हम डिक्लेयर करेंगे। उसको कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं? मूव var टू bl, मतलब bl में जो वैल्यू है वो var वेरिएबल 2 में हम असाइन कर दिया। आप यहाँ पे bl नहीं लिख के डायरेक्ट वैल्यू भी असाइन कर सकते थे, ऐसा करके मूव var2 और 2, या तो मूव var2 और सिंगल कोट के अंदर कोई लेटर, कोई कैरेक्टर का कैरेक्टर। तो वेरिएबल 2 डिक्लेरेशन हो गया। अभी वेरिएबल 3 को हम लोगों को एक्सेस करना है। कैसे एक्सेस करें? आप लोग समझ रहे हैं DL में वेरिएबल 3 अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो DL में वेरिएबल 3 अगर लिखेंगे तो वो DL रजिस्टर में ये स्ट्रिंग चला जाएगा। DL रजिस्टर में ये ऐसा स्ट्रिंग चला जाएगा। ऐसे अगर लिखते हैं तो ये ऐसा स्ट्रिंग चला जाएगा, ये आप लोग सोचते हैं। लेकिन इससे क्या प्रॉब्लम होगा मैं आपको बताते हैं। ये अगर वेरिएबल 3 अगर ऐसे लिखते हैं DL रजिस्टर में वेरिएबल मूव DL टू var3, तो ये एक DL एक 8 बिट का रजिस्टर है और
यहाँ पे 1 जो है ये 8 बिट का है, तो VAR3 को अगर ऐसे एक्सेस करेंगे तो ये फास्ट कैरेक्टर ही प्रिंट करेगा, फास्ट कैरेक्टर ही प्रिंट करेगा। ऐसे हम यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं। स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोगों को ये दिस इज़ नॉट फॉर स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोगों को कमेंट डालना होगा मूव dx ऑफसेट VAR3। ये ऑफसेट VAR3 ऐसा करके लिखना होगा। ऑफसेट क्या है? होल्ड द बिगिनिंग एड्रेस ऑफ वेरिएबल एज 16 बिट, इसीलिए हम यहाँ पे dx लिखा, आपने नोटिस किया। ऑफसेट क्या करता है? इस वेरिएबल का जो फास्ट कैरेक्टर है उसका एड्रेस को होल्ड करता है। तो फास्ट कैरेक्टर का एड्रेस अगर हम लोगों को मिल जाता है तो यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे जाना आसान हो जाएगा। तो इसीलिए मूव dx ऑफसेट उसके बाद VAR3 ऐसा करके आप लिख सकते हैं। ऐसा करने से VAR वेरिएबल 3 एक्सेस हो जाएगा। और एक तरह से आप लिख सकते हैं ऐसे LEA DX VAR3, दोनों का मतलब सेम है। आप दोनों से किसी एक को फॉलो कर सकते हैं या दोनों को ही कर सकते हैं, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। LEA जो कमांड है इसका मतलब है लोड इफेक्टिव एड्रेस। लोड इफेक्टिव एड्रेस क्या होता है? इसका मतलब सेम ही है मोरलेस। इसका मतलब है इट इज़ इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन यूज एज पॉइंटर विच फास्ट वेरिएबल पॉइंट द एड्रेस ऑफ सेकेंड वेरिएबल। तो LEA जो है वो लोड इफेक्टिव एड्रेस है। फास्ट वेरिएबल का फास्ट कैरेक्टर पॉइंट करता है सेकेंड कैरेक्टर का एड्रेस। तो ये दोनों से आप लिख सकते हैं या दोनों से किसी एक को भी आप लिख सकते हैं, कोई भी चलेगा, ये एक्सेप्टेबल है। तो स्ट्रिंग को हमने एक्सेस कर लिया। अभी प्रिंट करने के लिए हम लोगों को कमेंट डालना पड़ेगा, एक्यूमुलेटर रजिस्टर में 9 भेजना पड़ेगा, 2 नहीं भेजना पड़ेगा, 9 भेजना पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है। अगर सिंगल कैरेक्टर होगा, ये सिंगल कैरेक्टर होगा, सिंगल नंबर होगा, तो उसके लिए एक्यूमुलेटर रजिस्टर में 2 भेजना पड़ता है प्रिंट के लिए। यहाँ पे 9 भेजना पड़ेगा, मूव H, 9। उसके बाद इंटरप्ट कॉल करना होगा। तो ऐसे हम सारा वेरिएबल को एक्सेस कर दिया। इसके बाद एक कमेंट आप डाल सकते हैं प्रोग्राम से निकलने के लिए। एक्यूमुलेटर रजिस्टर में 4CH भेज के इंटरप्ट कॉल करने से प्रोग्राम से निकल सकते हैं, वो वाला कमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमने दिखाया वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 और वेरिएबल 3 को कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं। डेटा पार्ट का जो वेरिएबल हो कोड पार्ट में, कोड डायरेक्टिव में कैसे आप एक्सेस कर सकते हैं, उसका तरीका। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो और ये लेसन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कहीं कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके बता सकते हैं, और कहीं जगह पे समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो रिवाइंड और पॉज करके आप वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसान सा लॉजिक है। ये वीडियो को एक बार नहीं तो बार बार देख के आपको समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इससे पहले वाला वीडियो में, इससे पहले कुछ लेसन हम बनाए हैं,
जिसमें असेंबली लैंग्वेज का बेसिक प्रोग्राम और रजिस्टर के बारे में और असेंबली लैंग्वेज का कुछ बेसिक चीज़ें बताए हैं। वो वाला वीडियो अगर देख लेंगे तो ये वाला वीडियो समझने में, ये वाला लेसन समझने में आसानी होगा आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच and stay connected with our channel. Thank you so much.